नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ ईडी की रेड पड़ रही है। अब ईडी महोदय जाते कहाँ कहाँ हैं? जहाँ चुनाव होते हैं वहीं जाते हैं आमतौर पर, खास तौर पर राजनीतिक मामलों में। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो विधानसभा चुनाव तकरीबन 4 साल दूर है। लोकसभा चुनाव भी 4.25 साल दूर है। तो आखिर ये कौन सी नौबत आ गई कि बिना लगन की शहनाई बजानी पड़ी है राजनीतिक मामलों में ईडी महोदय को? एक कनेक्शन मिशन नीतीश से जोड़कर देखा जा रहा है। और क्या है मिशन नीतीश भूपेश बघेल का, जिसकी वजह से कथित तौर पर ईडी उनके यहां पहुंची है? चर्चा हम इस पर भी करेंगे। और चर्चा उस पर भी कि बिहार की सियासत में सदन के अंदर कोई और माहौल और सदन के बाहर पत्रकार सवाल पूछे तो कोई समझौता नहीं होगा। ये और माहौल तो सियासत है, पब्लिक है, सब कुछ जानती है। और बिहार में जितनी राजनीति पिछले 7-8 सालों में हुई है, आम जनता को भी उस राजनीति ने राजनीति की बना दिया है, सोचने समझने के तरीके में। तो क्या खेल चल रहा है, इस पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और बिहार की सियासत के लाइव वायर कहे जाने वाले ऋषि मिश्रा जी। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहला सवाल आपसे, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल परिवार के ऊपर ईडी की रेड पड़ी, वहां का एक मामला बताया जाता है। अब चुनाव तो कोई है नहीं। भूपेश बघेल के बारे में बता दें कि भूपेश बघेल पंजाब के प्रभारी हाल ही में बनाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। चर्चा थी कि बिहार का प्रभारी बनेंगे, लेकिन एन मौके पर भूपेश बघेल ने भी घोषित तौर पर बिहार जाने के प्रति अनिच्छा जताई। और घोषित तौर पर तो बिहार में, वो बिहार की राजनीति में उनकी रुचि है ही। और घोषित तौर पर तो वो बिहार नहीं आए, लेकिन मिशन बिहार में कथित तौर पर लगे रहे। कहा जाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो उनके स्वजातीय भी हैं, दोनों के बीच बड़े अच्छे और मधुर रिश्ते भी हैं। और मिशन नीतीश क्या है, अब ऋषि जी एक्सप्लेन करेंगे कि मिशन नीतीश के पीछे भूपेश बघेल यदि प्रभारी बनकर के बिहार में आते तो ये मामला एक्सपोज हो जाता। जैसे समता पार्टी के पूर्व सांसद और कांग्रेस के वर्तमान नेता भट्ट चरण दास प्रभारी बनकर के आए, तभी यह तय हो गया कि बिहार में राजद और जदयू के को साथ लाने में कांग्रेस भी इंटरेस्ट ले रही है। इसलिए नीतीश कुमार के बेहद करीबी और उनकी पार्टी में रहे नेता को प्रभारी बनाकर बिहार भेजा है। अब उनके स्वजातीय यदि बिहार आते भूपेश बघेल, तो जो काम भूपेश बघेल कथित तौर पर पर्दे के पीछे से कर रहे हैं, वो पब्लिक के बीच आ जाता कि किसी खास मिशन पर भेजे गए हैं। लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बिना लगन की शहनाई यदि बजी है ईडी की तरफ से, तो उसके पीछे एक बिहार कनेक्शन भी है। ऋषि जी, क्या है वो मिशन नीतीश भूपेश बघेल का, जिसको कि बहुत सारे एंगल में से एक महत्वपूर्ण एंगल माना जा रहा है असमय ईडी की रेड का? देखिए, एक तो आप भी बात समझिए कि भूपेश बघेल कांग्रेस के एक इम्पोर्टेंट नेता हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और आज भी नो डाउट छत्तीसगढ़ में सत्ता में कांग्रेस नहीं है, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट नेता यदि छत्तीसगढ़ के कोई है जो एक स्ट्रीट फाइटर के रूप में जिनको जाना जाता है, वो भूपेश बघेल है। और इसका आज जो ईडी का जो डेवलपमेंट हुआ है, खासकर भूपेश बघेल को लेकर, उसका कनेक्शन और उसका जो तार कहीं न कहीं बिहार से जोड़कर देखा जा रहा है, ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि भूपेश बघेल को बिहार का प्रभारी बनाया जा रहा था। भूपेश बघेल, हो सकता है कि पार्टी की ये रणनीति हो सकता है कि पार्टी का एक अपना मतलब एक नैरेटिव, मतलब क्या कहते हैं, पार्टी का अपना एक अंदाज हो कि भूपेश बघेल को डायरेक्ट मोर्चे पर न भेज के इनडायरेक्ट रूप से पर्दे के पीछे नीतीश कुमार को एनडीए से अलग करने में एक अपना एक रोल, महत्वपूर्ण रोल अदा कर सके। और भूपेश बघेल और नीतीश कुमार सौ जाती हैं, ये आप भी जानते हैं। और करीब करीब राजनीति में जो रुचि रखते हैं वो जानते ही हैं। वो भी कुर्मी समाज से आते हैं, भूपेश बघेल और नीतीश कुमार कुर्मी समाज के, खासकर बिहार के सबसे बड़े नेता हैं। और दोनों के जो रिलेशन हैं बहुत अच्छे रिलेशन हैं। और कांग्रेस का ये रणनीति रहा है कि यदि नीतीश कुमार एनडीए से बाहर जाते हैं
तो संभवतः चंद्रबाबू नायडू भी उनके पीछे चले आएंगे। जैसे एक जमाने में क्रिकेट में कहा जाता था कि तू चल मैं आई, यानी तेंदुलकर आउट हुए सभी आउट हो जाते थे धीरे धीरे। जी। तो वही स्थिति वर्तमान में एनडीए की है। और यदि नीतीश कुमार जैसे पोटेंट एलाइज को यदि कांग्रेस तोड़ने में सफल रहती है तो इसका फायदा आपको बिहार चुनाव में भी होगा, इसका फायदा राष्ट्रीय राजनीति में भी होगा। और एक बड़े पिछड़े समाज का नेता यदि इस फोल्ड में आता है, यानी महागठबंधन में आता है, तो कहीं ना कहीं फायदा आपको बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में होगा। और देखिए, एक नैरेटिव भी होता है चुनाव में, मतलब राजनीति में एक नैरेटिव भी होता है कि ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार एनडीए में कुछ दिन पहले गए और फिर वापस आ गए। क्या बीजेपी अपने अलायंस पार्टनर को संभालने में सफल नहीं रहती है? तो तमाम चीजें होती है। और बीजेपी के लिए तो आप जानते ही हैं कि बीजेपी अलायंस पार्टनर को या तो खा जाती है या छोटा कर देती है। तो तमाम उदाहरण हैं आपके सामने में। तो भूपेश बघेल के यहाँ ईडी की जो कार्रवाई हुई है उसका बिहार कनेक्शन भी है। और जैसा चर्चा है कि भूपेश बघेल पर्दे के पीछे नीतीश कुमार से बातचीत कर रहे हैं, वो माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिस माहौल में यदि एनडीए में नीतीश कुमार के शर्तों पर बीजेपी काम नहीं करती है तो नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। और मैं आज भी कह रहा हूं, चाहे हमारे समाज दर्शक कुछ भी लिखे कमेंट बॉक्स में कि कब से ये दोनों खेला करवा रहे हैं, खेला कब होगा, 6 महीने में होगा, साल भर में होगा, तो राजनीति में समय लगते हैं। और ये आप भी समझते हैं, हमारे समाज दर्शक भी समझते हैं कि नीतीश कुमार का एजेंडा है कि वो कैसे भी बिहार के मुख्यमंत्री बने रहें। और यदि एनडीए में रहते हुए बीजेपी उनके शर्तों पर नहीं चलती है, यानी बीजेपी अपने किसी कार्यकर्ता और विधायक को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, तो क्या ऐसे फोल्ट, ऐसे गठबंधन में नीतीश कुमार रहेंगे जहां मुख्यमंत्री पद किसी और को दे दिया जाए और जूनियर पद नीतीश कुमार को दे दिया जाए? क्या संभव है कि सम्राट चौधरी सीएम बने और नीतीश कुमार उनके डिप्टी बने? तो ये तो संभव नहीं है। और जब तक बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार प्रासंगिक हैं, नीतीश कुमार ही केंद्र बिंदु रहेंगे, नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। थोड़ा हम भूपेश बघेल इसके पर अलावा वापस लौटते हैं कोई और फार्मूला मुझे नहीं लगता है नीतीश कुमार को मंजूर होगा। जी ऋषि जी, आपने देखा होगा कि जब भक्त चरण दास बिहार आए, समता पार्टी के सांसद हुआ करते थे एक जमाने में, वो जब बिहार आए प्रभारी बनकर, तो उसी दिन ये तय हो गया, बिहार के राजनीतिक विश्लेषकों ने कहना शुरू कर दिया कि मिशन नीतीश के लिए आए। और 6-7-8 महीने बाद हो ही गया, सब कुछ सबके सामने आ गया कि क्या हुआ। और भले ही लालू यादव ने भक्त चरण दास के प्रति कोई आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया, सबने देखा कि क्या कहा, लेकिन इसके बावजूद जिस मिशन पर वो आए थे वो मिशन एकम्प्लिश करके गए। उन्होंने अपनी तरफ से जो भूमिका निभानी थी ये निभाई। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने ही अलायंस करवा दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी बीच में एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहे, ये नीतीश कुमार हमेशा चाहते हैं। और इसी मकसद से शायद भक्त चरण दास को भेजा गया था। अब भक्त चरण दास बिहार से गए, वो अपने गृह राज्य उड़ीसा में प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं। भूपेश बघेल के आने की चर्चा थी, तो जो काम कथित तौर पर अघोषित रूप से भूपेश बघेल पर्दे के पीछे से कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि यदि वो सामने आकर के प्रभारी बन के आ जाते तो ज्यादा आसान हो जाता? लेकिन क्या ऋषि जी, अगर प्रभारी बन के आते तो 2-4 दिन पहले ही रेड हो जाती क्या? क्या लगता है आपको? देखिए, राजनीति में जानते हैं, यदि कोई भी प्लेयर यदि मोर्चे पे आप उसको लगा रखा है और उसके भी ऑड इवन हैं, पॉलिटिकल ऑड इवन, हर आप सत्ता में यदि रहेंगे तो पॉलिटिकल ऑड इवन ना चाहते हुए भी बन जाते हैं। जैसे नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि ईमानदार नेता है, लेकिन सृजन घोटाले में उनका भी नाम है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाम आता है, क्योंकि उनका नाम नहीं है। नाम, बात नहीं समझे, बात समझने की कोशिश कीजिए, नाम नहीं है, लेकिन लोग तो किसी पे आरोप लगा दे, कनेक्शन जोड़ देते हैं कि सृजन घोटाला उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। नीतीश कुमार के कार्यकाल में ही हुआ था ना सृजन घोटाला, चाहे आरोप हो या ना हो। तो उसी तरह भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहे हैं, विगत मतलब 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं। अब ईडी जांच कर रही है। अब ईडी बहुत से जांच में बाद में कंक्लूजन में होता है कि कोई सबूत नहीं मिला। सबूत इसलिए नहीं मिला, नहीं मिलता है क्योंकि उसमें वो होते ही नहीं, इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं, तो राजनीतिक रूप से परेशान किया जाता है।
और जैसे ही ये बीजेपी को भनक लगती कि भूपेश बघेल को इस मोर्चे पे लगाया गया है कि नीतीश कुमार को आपको एनडीए से निकाल के इंडिया गठबंधन में रहना है और उसके लिए वो माहौल तैयार करना है, तो आपको नहीं लगता उसी समय कार्रवाई हो जाती? और पार्टी में भेदिया तो हर पार्टी में होता है। कांग्रेस के ही कुछ नेता ही बता दिए होंगे बीजेपी को। क्या राहुल गांधी ने कहा नहीं गुजरात में कि कांग्रेस में ही कुछ ऐसे नेता हैं जो बीजेपी से मिले हुए? तो हर पार्टी में कुछ ना कुछ भेदिया होते हैं। यदि इंटरनल कुछ डेवलपमेंट है तो दूसरे पार्टी के रणनीतिकारों को बता देते हैं। तो भूपेश बघेल के यहाँ जो कार्रवाई हुई है, निश्चित ही मामला छत्तीसगढ़ का ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनपे प्रेशर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे नेताओं पे जो किसी भी पार्टी के रणनीतिकार होते हैं, चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे वो मतलब साउथ वाले जो क्या नाम है उनका, डीके शिव कुमार, डीके शिव कुमार हो, तो ऐसे देखिए डीके शिव कुमार के यहाँ भी आपने देखा होगा गाय बगाए ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पहुंच जाती है। ईगल रिसोर्ट याद है ना आपको? ईगल रिसोर्ट, उनका जो ईगल रिसोर्ट है डिप्टी सीएम साहब का, तो याद है वहां कैसे वो कांग्रेस जब क्राइसिस में होती है तो ईगल रिसोर्ट के माध्यम से वो मदद करते हैं। तो ऐसे लोगों पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट दबाव बनाया जाता है। अब बहुत से नेता दबाव झेल जाते हैं, बहुत से नेता दबाव में आ जाते हैं। कई ऐसे उदाहरण है कि ईडी सीबीआई के कार्रवाई के बाद बहुत से नेता ने पार्टी बदल दिया। किसी को देखिए आज की राजनीति में जो हर पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, जो इन चीजों को देखते हैं, साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करते हैं। आप जिससे मानिए, पैसा से मानिए, पैसा से मानिए, नहीं मानिएगा तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स है, नहीं उससे भी नहीं मानिएगा तो बड़ी अच्छा ऑफर है, पद का ऑफर दिया जाता है। तो राजनीति में तो ये होता ही है। देखिए आगे क्या होता है जी। अब चूंकि अब चर्चा नीतीश कुमार की हो ही गई है, तो कल आपने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव एक पत्रकार के सवाल पर झल्ला उठे नीतीश कुमार से संबंधित। एक अपडेट दे दूं आपको। देखिए भूपेश बघेल के बेटे के ठिकानों पर छापामारी हुई है। अब समझ जाइए कि हम मतलब सुन लीजिए ना, मतलब मेरे पे कार्रवाई हो तो ठीक है मैं झेल लूं, मेरे बेटे पे कार्रवाई हो तो और पीड़ा होती है, तो नस को बहुत जोर से दबाया जा रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। चलिए हाँ जी। अब चूंकि बिहार की राजनीति की चर्चा हो रही है और मिशन नीतीश में कथित तौर पर भूपेश बघेल लगे हुए थे, उसकी चर्चा हो रही है, तो मिशन नीतीश से जुड़ा हुआ सवाल कल तेजस्वी यादव के सामने आया और उस सवाल पे वो झल्ला उठे। लेकिन उसके बावजूद मैंने कई सारे अपने संपर्क सूत्रों को सिर्फ संपर्क करने की कोशिश की, सबने इस बात को कहा कि अरे राजनीति में जो बाहर से दिखता है वो होता नहीं, बाहर से बहुत सारी चीजें। अब तेजस्वी यादव अगर कह दे कि हाँ हम चाचा का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, तो पता चला भूपेश बघेल की जगह आज मिशन पटना पर होती ईडी। यह भी हो सकता था कि कल अगर वो भी बोल देते लालू यादव की तरह कि हम तैयार हैं स्वागत करने के लिए, तो भूपेश बघेल बाद में होते, 2 दिन बाद जाते, लेकिन हो सकता है कि ईडी पहले पटना ही पहुंच जाती तेजस्वी यादव के घर। जो कहते हैं कि काहे के लिए बार बार आती है, यहीं पर अपना एक दफ्तर खोल ले घर में, तो वाकई पहुंच जाते दफ्तर खोलने। क्या लगता है? सुबह सुबह आज मैं सुन रहा था, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं कन्हैया भेलारी, वो भी यही बात कह रहे थे कि अरे कह रहे हैं वो छोड़िए क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव। अंदर खाने क्या आपको लगता है बेताबी क्या कहती है राजद की? देखिए तेजस्वी यादव ने टॉप गियर था उस पर काम करना शुरू कर दिया, टॉप गियर लगा दिया है। अब टॉप गियर क्या है? टॉप गियर ऐसा गियर है जिससे नीतीश कुमार भी विवश हो जाएंगे, नहीं चाहेंगे फिर भी आना पड़ेगा, उनके लाइन पे आना पड़ेगा। अब क्या है, रिजर्वेशन वाला मुद्दा है। जैसे जैसे तेजस्वी इस मुद्दे को भुनाएंगे, जैसे जैसे ये पब्लिक डोमेन में इस मुद्दे को लेके जाएंगे। कल क्या कहा तेजस्वी यादव ने? एक रिजर्वेशन क्या लाइन, कल आपने जो सवाल किया मैं भूल रहा हूँ, आरक्षण खोर, आरक्षण चोर, आरक्षण खोर। तो एक आरक्षण छोड़ के चले गए नीतीश कुमार, एक आरक्षण खोर है, मतलब आरक्षण देना नहीं चाहते हैं, आरक्षण का जो ये है वो खत्म करना चाहते हैं। तो जो आरक्षण छोर हैं
उनको फिर से अपने फोल्ड में लाना चाहते हैं, दबाव बनाना चाहते हैं कि यदि नीतीश कुमार इस मुद्दे पे एनडीए में रहते हुए ये भी तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि वो बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं होगी। जातीय जनगणना के लिए, कास्ट वाइज जनगणना के लिए तैयार नहीं होगी बीजेपी। और जैसे जैसे तेजस्वी यादव इस मुद्दे को जमीनी स्तर पर अमली जमला पहनाएंगे, वैसे वैसे जेडीयू में खासकर नीतीश कुमार में बेचैनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जेडीयू और नीतीश कुमार की राजनीति पिछड़े अति पिछड़ों का रहा है, दलित महादलितों का रहा है, और जातीय जनगणना जैसे विषय को छेड़ने का काम नीतीश कुमार ने किया था। और जब ये मुद्दा परवान चढ़ा, ऋषि जी, कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ही पर्दे के पीछे से प्रोवोक कर रहे हैं कि ये मुद्दा उठाओ, माहौल बनाओ। हो सकता है लेकिन यदि नीतीश कुमार इफ एंड बट के मन में होंगे तो हो सकता है ये दबाव और प्रेशर नीतीश कुमार पे बनाए और नीतीश कुमार को मजबूरन इधर आना पड़े। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, यदि तेजस्वी यादव इस मुद्दे को जमीनी स्तर पर उतार दें और जो यादव और गैर यादव ओबीसी के बीच में खाई है उसको पाटने में सफल हो जाए, यादव वर्सेस अति पिछड़ा का जो खाई है, सामाजिक खाई, एक जो डिफरेंसेज हैं गांव में, ब्लॉक पे देखिए, चौक चौराहों पे, उसको पाटने में सफल होते हुए हो जाए। और देखिए, आपने तेजस्वी यादव का बयान फुलपरास में सुना होगा कि यादवों को समाजवादी होना होगा, यानी यादव और अन्य जाति में जो डिफरेंसेस हैं वो यदि रिजॉल्व हो जाते हैं और ये मुद्दा जो रिजर्वेशन वाला मुद्दा है ग्राउंड पे एग्जीक्यूट होता है, तो फिर तेजस्वी यादव को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता है। नहीं ऋषि जी, और मुझे लगता है, यहाँ एक सवाल है, मुझे ये लगता है, एक मिनट सुन लीजिए, मुझे ये लगता है कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पे प्रेशर बनाने का काम करेगा। हो सकता है कि नीतीश कुमार के इशारे पे ही तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को गियर अप किया है ताकि बीजेपी में भी बेचैनी बढ़े। जी ऋषि जी, एक सवाल है, क्योंकि आप तो रहते हैं हमारी तरह दिल्ली में, लेकिन जो आपका गृह शहर है मुजफ्फरपुर, वहीं के हवाई अड्डा मैदान में बिहार में खेला होने के चंद हफ्तों पहले अमित शाह ने कहा था, नीतीश बाबू और लल्लन बाबू, आपके लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। मैं उस टोन में नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि मुझे वो आर्ट आता नहीं है, कोशिश की। हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, उसके कुछ हफ्तों बाद एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा, और उसके प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा वाले इंटरव्यू के 4-5 दिन के बाद तो सब कुछ हो जाता है। तो तेजस्वी यादव जो आज कह रहे हैं सीधे सीधे, क्या आपको लगता है मिशन भूपेश बघेल आज नहीं होता, या इसके बाद मिशन भूपेश बघेल और आगे यदि बढ़ गया, तो तेजस्वी यादव भी ये कहते हुए तो नजर नहीं आएंगे कि प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा? देखिए, राजनीति में ऐसे बयानों का कोई महत्व नहीं होता। मैं कन्हैया बेलारी जी की बात से सहमत हूँ, और कोई भी पत्रकारिता का एक अदना सा छात्र भी इस बात को समझेगा जो पॉलिटिक्स बीट को देखता है या पॉलिटिक्स को समझता है। राजनीति में बयान दिए जाते हैं, ऐसे बयानों का कोई महत्व नहीं होता। आपने बिल्कुल सही कहा। पता ही एयरपोर्ट पे जो सभा का आयोजन किया गया था जिसमें अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। सुशील मोदी ने तो एक जो नीतीश कुमार के सबसे प्रिय थे, उन्होंने कहा नाक भी रगड़ेंगे तो फ्री वापसी नहीं होगी। वापसी हुई और नीतीश कुमार सीएम है। मैंने पूर्व में ही कहा, शरद पवार किस मुद्दे को उछालकर कांग्रेस ने विभाजन करवाया। आपको याद होगा कि चिरामविलास पासवान और मुलायम सिंह यादव ने प्रॉमिस करके सोनिया गांधी को समर्थन नहीं किया। आपको याद होगा जयललिता करुणानिधि के कैसे संबंध थे, जयललिता के कारण वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। तो ये राजनीति में होता है। राजनीति में ऐसे इन चीजों का कोई महत्व नहीं होता है कौन क्या कहता है। राजनीति में परिस्थितियों का बड़ा महत्व होता है, टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है, एक दूसरे की कितनी जरूरत है उसका बड़ा महत्व होता है। यदि नीतीश कुमार को लगेगा कि एनडीए में रहते हुए हमें ये नेता नहीं मान रहे हैं, मुख्यमंत्री पद दे रहे हैं, तो क्यों रहेंगे एनडीए में?
क्या और उनके शर्तों पे यदि बीजेपी नहीं चलती है तो ऐसे गठबंधन में रहेंगे जहां जो अलायंस पार्टनर उनके शर्तों को भी नहीं मान रहा है, दूसरी तरफ उस अलायंस पार्टनर को मुख्यमंत्री बनाने में मदद करेंगे, उस पार्टी को मजबूत करने में, स्टैंड करने में मदद करेंगे वो। यदि आपके और मेरे बीच कुछ कमिटमेंट है और आप उस कमिटमेंट पे स्टैंड नहीं कर रहे हैं तो मेरी नाराजगी होगी ना। मैं तो चाहूंगा कि आपको नुकसान पहुंचाऊं। आप मेरा बात नहीं मानेंगे फिर भी मैं आपके साथ हूं और आपको फायदा पहुंचाऊंगा, ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं है। तो मैंने पहले भी कहा, नीतीश कुमार ने समय दिया बीजेपी को, समय रहते हुए बीजेपी को डिसीजन लेना होगा। नहीं लेते हैं तो भूपेश बघेल है, इस प्रकार का ऑपरेशन तो चलता ही रहता है पार्टी में, ताकि हर पार्टी अपने हिसाब से इक्वेशन गढ़ती है, चाहती है कि एक बड़े से बड़े नेता या बड़े से बड़े पार्टी को तोड़ा जाए ताकि सत्ता में कैसे भी आया जाए। और नीतीश कुमार, मैंने पहले भी कहा है, कई बार कहा है, आप भी समझते हैं कि बिहार में 3 फोल्ड हैं, एक नीतीश कुमार है, दूसरा राजद है, तीसरा बीजेपी है। हाँ, और जिधर 2 फोल्ड एक साथ आ गए उसका पलड़ा भारी हो गया। अच्छा, भारी पलड़ा के बीच कन्हैया कुमार की सक्रियता बिहार में बढ़ रही है और इन सब के बीच पप्पू यादव का भी एक बयान है। लेकिन पहले कन्हैया कुमार वाला सवाल लेते हैं। कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी सक्रिय कर रही है, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी चुनावी रूप से कुछ गेन करेगी या कन्हैया कुमार की सक्रियता कुछ और खेल दिखा देगी बिहार में? मैं बता देता हूँ, बेतिया से लेके पटना तक 400-500 किलोमीटर का एक यात्रा कांग्रेस ने प्रस्तावित किया है और करीब तय है। और कन्हैया कुमार जो NSY के प्रभारी भी हैं, वो छात्र, युवा और रोजगार यात्रा निकालने जा रहे हैं कि और उससे पार्टी को ऐसा लगता है कि कन्हैया कुमार जब पदयात्रा करेंगे, और कन्हैया कुमार अच्छे वक्ता हैं और मुद्दा भी है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। बिहार जैसे जनसंख्या वाले राज्य में आप यदि 1-2 लाख नौकरी दे देते हैं तो उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो यदि कन्हैया कुमार यात्रा निकालते हैं तो नो डाउट पार्टी का जो उद्देश्य है युवाओं को जोड़ना, और राजनीति में 2 ऐसे फैक्टर हैं, यदि आप उस पर काम करते हैं और आपको सफलता मिलती है। पर ही वोट देता है, यहाँ युवा भी जाति पर ही वोट देता है। युवा और महिलाएं नहीं, आप देखिए नीतीश कुमार को हर कास्ट की महिलाओं का वोट मिलता है। पति ने किसी और पार्टी को वोट किया, जात देख के, सामाजिक समीकरण देख के, अपने विचारधारा देख के, लेकिन पत्नी ये है चुपचाप जाके तीर में मार देती है। उसी तरह युवा में भी एक अट्रैक्शन दिखा है, जो पढ़े लिखे युवा चुपचाप, तो युवाओं में भी इस प्रकार का एक थॉट है। और कन्हैया कुमार नो डाउट बहुत अच्छे वक्ता हैं। मुझे लगता है बिहार में उनके उम्र के समकक्ष जो नेता हैं उनमें सबसे अच्छे वक्ता है। तो निश्चित ये कांग्रेस का स्मार्ट मूव है। और इन दिनों कांग्रेस बिहार में सक्रिय भी है, लेकिन कांग्रेस को मूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को आप कमान दीजिए जो पार्टी के लिए सोचे, ये नहीं कि वो लालू यादव के लिए सोचे, ये नहीं कि वो अपने बेटे के लिए सोचे, ये नहीं कि वो अपने लिए सोचे। ऐसा व्यक्ति, महेंद्र सिंह धोनी जैसा व्यक्ति को चुनाव करना पड़ेगा क्रिकेट की भाषा में, कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने कैरियर की चिंता नहीं की, चाहे वो 7वें डाउन आए, 8वें डाउन आए, 5वें डाउन आए, लेकिन टीम की जीत उनकी प्राथमिकता थी। तो ऐसे व्यक्ति को आपको अध्यक्ष का कमान देना होगा। दादा जैसे व्यक्तित्व का चुनाव करना होगा, सौरभ गांगुली, जिसने इस टीम को खड़ा किया। तो दादा का भी ये नाम है, महेंद्र सिंह धोनी ने भी कुर्बानी दी है। महेंद्र सिंह धोनी चाहते तो नंबर 3, 2, 4 दादा से बड़ा नाम नहीं है धोनी, दादा बहुत बड़ा नाम तो है। एग्जाम्पल के सौरभ गांगुली को ही ले लीजिए। तो सौरभ गांगुली जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को जो कुर्बानी देना जानता हो पार्टी के लिए, उनके लिए पार्टी सर्वोपरि हो, तो ऐसे व्यक्ति को आपको जिम्मेवारी देना पड़ेगा। जैसे गुजरात में एक कौन पटेल है, अनंत पटेल है, और एक नहीं, हार्दिक पटेल नहीं, एक अनंत पटेल है, कांग्रेस के युवा बड़ा श्रेष्ठ नेता है। और एक दलित विधायक है, क्या नाम है उनका, जिग्नेश मेवानी, जो कन्हैया, जिग्नेश मेवानी। ऐसे नेताओं को जिम्मेवारी देने की जरूरत है, जो विचार पार्टी
के साथ वैचारिक रूप से प्रतिबद्धता उनकी जुड़ी हुई है। तो ऐसे लोगों को आपको आगे बढ़ाना होगा। पप्पू यादव, नो डाउट, पप्पू यादव की जो छवि रही है अलग बात है, लेकिन पप्पू यादव सीमांचल में, सुन तो लीजिए ना, पप्पू यादव सीमांचल में लोकप्रिय हैं। कन्हैया कुमार अच्छे वक्ता हैं। यदि ऐसे नेताओं को आप आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित ही पार्टी को मजबूती मिलेगी। युवा में एक वो है बेतिया वाले, क्या नाम है उनका, बेतिया में, एक मिनट, बेतिया में जो युवा शाश्वत केदार पांडे हैं, सीनियर नेता में प्रेमचंद मिश्रा है। तो ऐसे नेताओं को यदि पार्टी अपने फोल्ड पे लाती है तो निश्चित ही पूर्व आईपीएस मजबूत मिलेगी। है, राजेश राम है, बहुत लोग हैं, राजेश राम, बहुत ऐसे लोग हैं। अमित कुमार टुन्ना, जिसका आप नाम लिए, वो भी इस तरह नेता है जी। तो मुजफ्फरपुर साइड से अनुनय सिन्हा है। तो बहुत से कांग्रेस के पास बहुत से ऐसे नेता हैं जिसको आप आगे बढ़ाइएगा तो मैं पार्टी को के सवाल पर आ रहा हूँ, लेकिन आपने दादा की चर्चा छेड़ी है तो एक व्यक्तिगत संस्मरण में सुनाता हूँ। एक बार दादा से मैंने पूछा, कहीं हम लोग की हमारी मुलाकात हो गई वीरेंद्र सहवाग के बारे में, तो दादा ने बताया कि दादा और तेंदुलकर ओपनिंग करते थे और सहवाग एग्रेसिव बैटिंग करते थे, तो जगह खाली करने की बात थी, जगह कैसे बनाई जाए। तो कोई प्लेयर अपना करियर, अपना स्लॉट दांव पर रखकर किसी प्लेयर के लिए जगह नहीं बनाता। दादा ने ओपनिंग स्लॉट में वीरू के लिए अपनी जगह दी। सचिन सौरभ की विख्यात जोड़ी को तोड़ दिया कि नहीं, अब वीरू जाएंगे और खुद को नंबर 3 पर लाए। तो दादा इतने बड़े थे। तो बिहार कांग्रेस में इतने बड़े कुर्बानी देने वाले चेहरे की जरूरत है प्रदेश में नेतृत्व करने के लिए। दादा ही चाहिए बिहार कांग्रेस को कोई एक ऐसा दादा जो वाकई वो राहुल गांधी को दादा ढूंढना पड़ेगा। बिहार कांग्रेस का दादा ढूंढना पड़ेगा। तो दादा कहने का मतलब कि सौरभ गांगुली वो माफिया वाला दादा नहीं कह रहा मैं, ऋषि जी वो नहीं। दादा मतलब बड़े भाई, गजब का आदमी, आपको माफिया ही नजर आता है, हर चीज में माफिया ही नजर आता है। चलिए ऋषि जी, आखिरी सवाल पर आते हैं। पप्पू यादव का एक बयान आया है। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में महागठबंधन का नेता सबकी सहमति से तय किया जाएगा। तेजस्वी यादव स्वघोषित खुद से नेता नहीं बनेंगे, सब सहमति से तय करेंगे महागठबंधन का नेता कौन होगा। इसके पीछे का मकसद, वो तो निर्दलीय सांसद है लेकिन कांग्रेस के करीब है। पप्पू यादव कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं पप्पू यादव ने जो बयान दिया है वो कांग्रेस के बड़े नेताओं के परामर्श पे बयान दिया है, ताकि कांग्रेस को लेकर एक जो एक डायलेमा वाली स्थिति है कि कांग्रेस को इस बार 40, 55, 50 सीट देकर टरका दिया जाए। और आप जानते हैं कि कांग्रेस पिछले बार जिन सीटों पे चुनाव लड़ी थी उससे कम पे चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। तो राजनीति में और गठबंधन में और खासकर चुनावी मौसम में इस प्रकार के बयान आते हैं ताकि जो बड़े गठबंधन में जो बड़े मतलब जो पार्टनर हैं, जैसे महागठबंधन में राजद हैं, तो उन पर दबाव बनाया जा सके ताकि अधिक से अधिक और जिताऊ सीट अपने फोल्ड में लाया जा सके। पप्पू यादव का बयान इसी से जोड़कर हम देखते हैं, क्योंकि प्रेशर पॉलिटिक्स है कि हम ठीक है, हम आपको नेता नहीं मानते हैं, अरे भैया 2-3 सीट और ले लो। होता है ना, हाँ ठीक है, हम तेजस्वी यादव को मीटिंग होगी तभी हम मानेंगे नेता, सभी लोगों से राय विचार करके। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स होती है। तो राजनीति में और चुनावी मौसम में प्रेशर पॉलिटिक्स होती है। लेकिन पप्पू यादव ये भी कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार से बेहतर चेहरा एनडीए के पास नहीं है। वो नीतीश कुमार की खुलकर प्रशंसा कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि मिशन भूपेश बघेल में पप्पू यादव भी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से तो नहीं लगे हैं। आप बीजेपी के भी बहुत से नेता राजद के संपर्क में हैं, क्या कीजिएगा, बीजेपी में भगदड़ है, चुनाव के समय में होता है। अब गाना गाने वाले लोग भी हैं, गाना गाने वाले लोग भी हैं, भोजपुरी वाले। हमारे यहाँ कोई बिहार में उत्तर बिहार के नेता मंत्री रहे हैं, भूमि सुधार राजस्व मंत्री, अभी विधायक हैं, वो सुनने में आया है कि राजद के संपर्क में। तो ये होता है, क्या कीजिएगा, राजनीति में मोह माया ये है, चर्चा है, हकीकत कितना नहीं कहेंगे, चर्चा है। आपके यहाँ को बेतिया के बीजेपी के विधायक हैं, देखिए कितना अच्छा होली मिलन समारोह कार्यक्रम किए, खुद डांस करने लगे अश्लील गानों पे। भाजपा तो राष्ट्रवादी पार्टी है, अब राष्ट्रवादी पार्टी के विधायक और मंत्री ऐसे अश्लील गानों पे। राष्ट्रवाद में नाच गाना नहीं आता क्या? राष्ट्रवाद में नाच गाना भी आता है। अरे भाई साहब, बिहार डीजीपी ने प्रेस नोट निकाला है कि कहीं भी पब्लिक जगहों पे अश्लील जो दुहर्ती गाना है, भोजपुरी गाना है, वो नहीं बजेंगे।
और अरे पुलिस के मालिक तो आदेश को वो हमारे आपके ऊपर लागू सुन, होता है, अरे वो सुन तो लीजिए, माननीयों के ऊपर पुलिस लागू नहीं होता। डीजीपी विनय कुमार के आदेश को लात मारते हुए बीजेपी विधायक, नाम नहीं चनपटिया के विधायक के साथ दम मस्ती में वो दुहत्थी गानों पे डांस करते हुए नजर आए। चलिए क्या खैर कीजिए। जो भी कर रहे हो, उधर प्रशांत किशोर अलग जम सुराज लेकर पता नहीं कौन सा सुराज कर रहे हैं, लेकिन चलिए लोकतंत्र है, उनको भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो फील्ड में आए हैं, स्वागत किया जाना चाहिए। बिहार किसका स्वागत करता है, और बिहार के स्वागत में, बिहार की तैयारियों में कहीं सिर मुड़ाते ही तो भूपेश बघेल पर ओले नहीं पड़ गए। जा रहे थे पंजाब, पंजाब के कुछ विधायक पहुंचे हुए हैं दुबई, और उधर बिहार के विधायक बिहार छोड़कर ज्यादा बाहर जाते नहीं है। विधान परिषद वाले भले ही चले जाते हैं, इक्का दुक्का ही दुबई जाते हैं। ये अलग बंद है कि लाल पानी बिहार में बंद है, तो कुछ तो पार्टी उठी करने कहीं देवघर कहीं बनारस चले जाते हैं। सही बोले हैं। आजकल देवघर लोग बहुत जाता है, आजकल वो बंगाल में कोई है माता का पीठ, तारापीठ। वहां लोग बहुत जाते हैं, तारापीठ। हमारे यहाँ से एक पूर्व मंत्री जी गए थे ना, मंत्री जी गए थे, बड़ा मारा पीटी हुआ था। तेजस्वी यादव ने कहा था चाचा कहाँ गए थे, तो ये तो होता रहता है। चलिए अब जो भी हो, बिहार की राजनीति आने वाले समय में और गर्म होनी है, तय मानिए। ये होली गब्बर सिंह वाली होली नहीं है, होली कब है। और न ही बिहार की राजनीति में सांबा कालिया जैसे किरदारों की कोई भूमिका है। बिहार की राजनीति सही में में भूमिका जय और वीरू की भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। बिहार की राजनीति में भूमिका सिर्फ और सिर्फ ठाकुर और गब्बर की होती है। तीसरे की भूमिका बहुत कम होती है, और तीसरे की भूमिका निभाने की कवायद में कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो तीसरे की और भूमिका कभी ईडी भुला देती है। जी एक इम्पोर्टेंट खबर तो आपने छोड़ ही दिया। जी आज बताइए। एक फोटो आया है अखबार में, जिसमें नीतीश कुमार किसी पौधे को पौधारोपण करने के बाद जल दे रहे हैं उसको, जल। और उस फोटो में देखा गया है कि सबसे आगे जो है वो वर्मा साहब हैं, आईएएस अधिकारी, मनीष वर्मा। उसके मनीष वर्मा, हम वही उसी ड्रेस में हैं। लगता है एक ही ये टेलर से फीता नीतीश काटने वाला कुमार, मैंने भी देखा है। सुनिए ना, एक ही टेलर में मुझे लगता है नीतीश कुमार और वर्मा साहब ने लगता है बंडी सिलवाया था। कम सेम ट्रू कॉपी, व्हाइट पजामा कुर्ता और उसी कलर का बंडी, और बगल में विजय चौधरी, और आगे वो पुलिस के अधिकारी हैं, और ठीक पुलिस अधिकारी के पीछे मुरझाए हुए संजय झा हैं। क्या इशारा कर रहा है? ये फोटो का पोजिशनिंग, खड़े होने का अंदाज और मुरझाया हुआ चेहरा। ऋषि मिश्रा नहीं ने तो खबर देखिए। बताया था आपको। और मुरझाया हुआ चेहरा और फोटो फ्रेम में पीछे खड़े संजय झा। क्या राजनीतिक नहीं कद नहीं तो उनका आप ये चर्चा छेड़ कम दी कर तो दिया मैं गया है। दर्शकों के लिए, मैं दर्शकों के लिए दिखा देता हूँ। आपने चर्चा छेड़ दी तो मैं दिखा देता हूँ दर्शकों के लिए चलते चलते। दिखाई तो दीजिए। मैं दिखा देता हूँ वो फोटो जो आप कह रहे हैं, फीता काटती हुई फोटो है, लेकिन उससे बड़ी फोटो मैं दिखा रहा हूँ, वो तो लोग देख चुके होंगे। संजय झा दिखाई दिखाई गांधीनगर गए हैं और अमित शाह के साथ है, और वहां एक समारोह में है, कहा जा रहा है कि मिथिला के लिए समारोह है। लेकिन अमित शाह से उनकी नजदीकियां, जनता दल यूनाइटेड में उनकी भूमिका को ये देखिए। गुजरात में गांधीनगर में है अरे संजय झा। मिथिला का समारोह मिथिला में होगा, गुजरात में होगा? अब बताइए, इसमें भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री भी है, संजय झा भी है, एक तरफ संजय झा है अमित शाह के। शाश्वत मिथिला महोत्सव। अब शाश्वत मिथिला महोत्सव जदयू में उनकी भूमिका को कितना शाश्वत बनाए रखता है, आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अपनी भूमिका को कांग्रेस आला कमान की नजर में सबसे बड़े टास्क मास्टर के तौर पर, यूं कहें तो कांग्रेस का अमित शाह बनने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे मिशन बिहार और मिशन नीतीश में लगकर, ये क्या नाम है, भूपेश बघेल साहब। खैर देखिए, अमित शाह बनना आसान नहीं होता, अहमद पटेल बनना आसान नहीं होता। हमारे एक मित्र है पत्रकार, सीनियर पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, हम लोग जैसे युवा नहीं है। वो कहते हैं यूं ही कोई अहमद भाई नहीं हो जाता। तो अहमद पटेल की भूमिका में कई आना चाहते हैं कांग्रेस में। भूपेश बघेल निश्चित तौर पर मजे हुए राजनेता हैं। उनके पिता के बारे में कहा जाता है कि वो जनता दल में भी रहे हुए हैं। तो अब आने वाले वक्त में देखिए कि क्या होता है, किस तरह से सियासत होती है। लेकिन मिशन नीतीश को कांग्रेस और राजद ने अब तक छोड़ा नहीं है। बयानों पर मत जाइए, सारे बयान सामने नहीं आते, लेकिन जो आता है, जो ऋषि जी ने कहा, सबसे पहले खबर ऋषि जी ने दी थी इसी प्लेटफॉर्म पर, न्यूज लॉन्चर पर,
कि संजय झा को लेकर जनता दल यूनाइटेड में नई तैयारी चल रही है और अब वो बात सब उसकी तस्दीक कर रहे हैं। उस दिन तो दर्शकों ने कुछ उल्टे सीधे कमेंट भी हमें पास किए थे ऋषि जी को, खैर उनका अधिकार है, उनको मुबारक, लेकिन खबर है हम बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, बहुत सार्थक चर्चा आज आपने की। नमस्कार।